तो एक ऑडिट में ये भी हो सकता है, लाइक आपको अगर कुछ भी याद नहीं होता है तो आप 30 मार्क्स एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, 14 के ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, कंपनी ऑडिट कर सकते हैं, और एक जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं लाइक वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन टाइप के वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला के 50-60 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें से आप अराउंड 40 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप दूसरे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करें पूरे ढंग से, अगर आपके पास उस चैप्टर का ओवरव्यू है, तो उसमें भी एक एक दो दो मार्क्स मिल जाएंगे और आप आराम से पास तो हो ही सकते हो। अब आते हैं EISSM पे। तो इसमें मैंने तो चैप्टर वाइज चार्ट्स बना रखे थे हेडिंग्स के, लाइक ये हेडिंग है उसके अंदर ये है। जैसे अपना चैप्टर 3 था तो उसमें कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और वो ऐसे पूरे फ्लो चार्ट्स बना रखे थे, मैंने उससे याद किया था, और वो रिवाइज करने में भी इजी रहते हैं। और एमसीक्यू के लिए मैंने एक बार पूरा मॉड्यूल पढ़ा था, और जो जो कैची पॉइंट्स मुझे लगे थे तो मैंने उनका एक अलग से मतलब कॉपी अलग से उनका नोट्स बना लिया था कि यहाँ यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, जो पढ़ा है उससे तो आ ही सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स से जो मैंने कवर नहीं किए लेकिन इनसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। और एमटीपी आरटीपी का भी एनालिसिस पूरा देख लिया था, जहाँ जहाँ से मेरे को लगा कि एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि उनमें भी आरटीपी में भी एमसीक्यूज होते हैं, तो वहां से भी पूरा कवर कर लिए थे एमसीक्यूज। तो मैंने EISSM में तो एमसीक्यू कवर किए थे, और जो मॉड्यूल अपडेशंस होते हैं वो करके जाना, क्योंकि वो यूके ही उठ के आते हैं। जैसे हमारे भी एडवांटेजेस ऑफ ERP आ गया था और वो इसी साल अपडेट हुआ था, तो वो तो 100% कन्फर्म ही था कि इन 2-3 अमेंडमेंट्स में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, और वो 6 मार्क्स का आ गया था। तो 30 का एमसीक्यू, 6 मार्क्स का ये, और बाकी आपको हेडिंग्स तो याद ही है, तो आप आराम से पास तो हो ही सकते हो। बस ये था। एक मेरी एआईएसएसएम में ये स्ट्रेटेजी थी, लाइक आई कांट मग अप एसएम। एसएम तो मेरे से होता ही नहीं था। एआईएस के लिए आप, बल्कि मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एआईएस को ही अच्छे से करो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई केस स्टडी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसके कंपोनेंट्स बताइए, इसके फीचर्स बताइए, इसके रिस्क बताइए, इसके कंट्रोल बताइए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें हर क्वेश्चन के लिए आप 4 to 5 पॉइंट्स हर क्वेश्चन के लिए, लाइक उसकी हेडिंग तो वर्ड टू वर्ड याद करनी है। लाइक अगर किसी के पास 12th में कॉमर्स होगी तो जैसे बीएसटी में करते थे, वर्ड टू वर्ड उसकी हेडिंग जो है उसकी वर्ड टू वर्ड करनी है, और उसके जो अंदर कंटेंट है उसके अंदर जो आपके कैची पॉइंट्स और टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो भी ये इसमें यूज हुए हैं टेक्निकल वर्ड्स, आपको जो के तो वो लिखना है। आपको बिल्कुल एकदम फुल फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। मैं अपनी आरटीएस की कॉपी निकलाई थी तो 33 में से 29 मार्क्स आए थे ये इसमें। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि लाइक जो भी आपको मेन उसके हेडिंग्स का ही है, आप अगर लाइन वाइज उसकी हेडिंग्स लिख दोगे ना तो आपको नंबर ऐसे ही मिल जाने हैं। आपका कंटेंट बस उसमें टेक्निकल पॉइंट्स होने चाहिए। और एसएम के लिए आई प्रेफर्ड की लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में मैंने एसएम प्रिपेयर की थी। उसमें से एसएम में आपको मार्क्स कम मिलते हैं, लाइक आप हेडिंग्स भी लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे। उसमें हेडिंग्स होती भी कम है, लाइक उसमें पैराग्राफ फॉर्म में ही दिया हुआ है पूरे स्टडी मटेरियल में। और हाँ, ये एसएसएम के लिए स्टडी मैट को ही रेफर करो। और थ्योरी वाले सब्जेक्ट में यही रहता है कि जैसे ऑडिट में बताया कि एक सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, मतलब पहले टाइम से लास्ट टाइम तक आपको 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। और ये इस लाइक बड़ा है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 5 चैप्टर में से 3.5 या फिर 4 चैप्टर्स तो आप ये रखो कि आपको बिल्कुल एकदम से अच्छी तरह आती हैं, मतलब उसकी हेडिंग्स आपको वर्ड टू वर्ड आती हैं। आप पहले पॉइंट से चलोगे आपको हेडिंग सब वर्ड टू वर्ड याद है। आप एक चैप्टर ऐसा रख सकते हो कि जिसको आप एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो कि इसके मैं एमसीक्यू टाइप से कर लूंगा, या फिर बस उसकी एक बार हेडिंग हेडिंग ऊपर से देख लो। ठीक है। और हाँ, उसमें जैसे वैभव ने बताया कि हेडिंग्स की मैंने वो बना ली थी, सब कुछ फ्लो चार्ट्स बना लेते, वैसे बना सकते हो, वो भी सही रहता है। बट हाँ, मेन तो मैं यही कहूँगा कि हेडिंग्स मेन इंपॉर्टेंट होती है या इसमें। और ऐसे में उसमें पैराग्राफ वाइज होता है तो उसमें आप बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें 5 नंबर की तो एक केस स्टडी रहेगी आपकी, उसमें भी आपको मार्क्स पता नहीं है कि पक्का आपको मिलेंगे नहीं। तो आप ये इस पे ज़्यादा फोकस करो, एसएम पे अकॉर्डिंगली कम फोकस करो। एसएम के क्वेश्चन आ भी जाते हैं प्रीवियस ईयर के, बड़े आराम से आ जाते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। हाँ, बस ये। ये जैसे में मेरा ऐसा था कि अगर ये सब दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये इसमें 5 और इसमें 8 चैप्टर, तो मैंने ऐसे किया था 4+1 एंड 6+2। ये प्लस हम्म। प्लस क्या है तो 4 मतलब 4 अच्छे से करना है, क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर भी आ जाए उसमें से, एमसीक्यूज भी आ जाए। और 1 ऐसे करना है, 1 मीन्स चैप्टर नंबर 1 नहीं, कोई भी एक चैप्टर जो तुमको लगे हाँ मेरे से नहीं होगा, हार्ड है बहुत, पता मैं छोड़ने ही वाला हूँ, वो चैप्टर को पूरा का पूरा एमसीक्यूज के लिए रीड कर लो, पूरा एंड टू एंड। और 4 का क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर भी और एमसीक्यूज भी, इस तरह से। मतलब अगर जो 1 आप क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, उसका एमसीक्यू आया तुमको आना चाहिए।
और एसएम में 6+2। चैप्टर नंबर 3 जो था, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 उसको मैंने ना एमसीक्यूज के लिए रखा था। एमसीक्यूज एंड केस स्टडी उसमें से आया ना तो मैं कर लूंगा। और बाकी चैप्टर जो है, बाकी के चैप्टर जो है, हिस्ट्री चैप्टर जो है ना, उसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर कर दिया था। क्वेश्चन आंसर आया तो उसमें आना चाहिए। और एसएम में क्या हो रहा है मोस्टली, जो बैक क्वेश्चन जो है पीछे जो दिए हुए 8-10 क्वेश्चन, तो आईसीआई ने अभी मे के इसमें थोड़े और भी ऐड किए हैं। हर साल आईसीआई जो बैक क्वेश्चन है, एक्सेक्शन, उसको इंक्रीज करते जा रहा है एसएम के इसमें। तो एसएम में मोस्टली अगर तुम आगे का टेक्स्ट ना भी पढ़ो और अगर तुमको सिर्फ पास ही होना है एसएम के इसमें, तो तुम 8 के 8 चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से पढ़ लो ना, तुम्हारा ऐसे आराम से निकलता है। क्योंकि हर एक चैप्टर के एंड में 10 to 12 क्वेश्चन है और बैक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है 60-70%। तुम्हारे 60-70% जो 35 मार्क के क्वेश्चन होते हैं एसएम के, तो तुम्हारे 60% क्वेश्चन तुम्हारे बैक क्वेश्चन में से आ सकता है। 30-40% तुम्हारे न्यू क्वेश्चन आएंगे, उसको तुम लीव भी कर सकते हो, क्योंकि एसएम में जरूरी नहीं 30-35 आने। तुम कुछ तो आता होगा कॉन्सेप्ट का। और एमसीक्यूज के लिए तो तुम पूरा पूरा पढ़ ही रहे हो। एमसीक्यूज तो कहीं से भी आता था एसएम का, उसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब होना चाहिए और तुम्हारी लाइनिंग्स जो वर्ड्स हो तो याद रहने चाहिए कि हाँ ये वर्ड था, तो इसके साथ ये एमसीक्यू पूछ लिया उन्होंने। तो इस तरह से तुम सेट कर, क्योंकि सब कुछ तो क्या बोलते समझ नहीं सकते, जितना हो सके इतना नहीं समझ में आ रहा तो रट के निकाल लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे रियल लाइफ में इतना समझ लेने का, जो नहीं समझ में आ रहा है वो लाइन से ज्यादा है कि हाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर में आया तो आना चाहिए, इस तरह से। ईआईएस के इसमें कैसा था कि हेड पॉइंट ज्यादा है तो मिक्सअप होता है कि इसका एडवांटेज पूछ दिया तो इसका ये लिख दिया, ये लिख दिया, ऐसा होता है ऑडिट के जैसा, ये मिक्सअप हो रहा है। तो सेम मैंने ऑडिट के जैसे नोट्स बना लिए थे, हैंड रिटन नोट्स। हाँ ऑडिट के मैंने हैंड रिटन थोड़े थोड़े रफ में बनाए थे, लेकिन ईएस के नोट्स जो है मैंने प्रॉपरली बनाए थे। मतलब अगर अगर मतलब कलरफुल भी थे थोड़े से और ऐसे प्रॉपरली थे कि चैप्टर के फ्लो में थे, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैंने क्या किया था, 3 चैप्टर मैंने खुद के हाथ से बनाए थे और 2 चैप्टर मैंने फ्रेंड से बनवाए थे। तो इस तरह से हमने पूरा 5 चैप्टर का बनवाया था हैंड हैंड नोट्स। हैंड नोट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड नोट्स ही पढ़ रहे हो, हैंड नोट्स प्लस मॉड्यूल। अगर तुम्हारे चैप्टर जो मेन मॉड्यूल का चैप्टर है उसमें अगर तुम दिख रहे हो 60-70 पेजेस है, बराबर, और तुम 60-70 पेजेस तो रीड कर नहीं सकते, तो मॉड्यूल यहाँ पे रखो, यहाँ पे क्वेश्चन घूम रहा है तुम्हारा और यहाँ पे तुम हेड पॉइंट दिख रहे हो कि हाँ इसमें मेन मेन क्या है, और वहाँ पे तुम मॉड्यूल से दिख रहे हो हाँ इसका आंसर का फॉर्मेट इस तरह से है, एग्जाम में इस तरह से दिखना चाहिए। तो वो इस तरह से रहता है कि तुम मॉड्यूल तुम्हारे हैंड नोट्स, ऐसे क्या 70 पेज का चैप्टर हो तो हैंड नोट्स में सिर्फ 13-15 पेजेस ही हो, मैक्सिमम 15 पेजेस हो, उसमें सिर्फ हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स। और उसमें से भी मैंने स्टिकी नोट सब बना के रखा था और हाइलाइटर से पूरा अच्छे से नोट्स बना के रखी थी। और पूरा एक ही नोटबुक था मेरा, उसमें पूरा ये कवर्ड था, 5 के 5 चैप्टर। लेकिन उसमें से मैंने एग्जाम में तो ऐसा हुआ था ना कि क्वेश्चन आंसर जितने भी थे ना ये और एसएम में, वो मैंने कभी ना कभी पूरे साल में लर्न किए होंगे, लेकिन एग्जाम एक दिन पहले नहीं देखे होंगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाया होगा। ऐसा होगा ही सबके साथ कि तुमने कभी वो जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में जो भी आने वाले कभी ना कभी तुमने पूरे साल के दौरान लर्न किए ही होंगे, लेकिन एग्जाम एक दिन पहले तुमने एग्जाम एक दिन पहले फिर एग्जाम एक वीक पहले तुमने नहीं किया होगा लास्ट रिवीजन में, तुम्हारा एग्जाम में तुमको नहीं आने वाला। तो अगर तुम लिमिटेड चीजें करो, 80% कोर्स कवर करो, यानी ऐसा नहीं कि 80% कोर्स तो पूरा एक चैप्टर ही छोड़ दो, हर एक चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो कि हाँ ठीक है चलो ये थोड़ा प्रोविजन में निकाल सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन लगे कि ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि सब कुछ याद रखोगे तो एग्जाम में ऐसा होगा कि यार ये तो कभी ना कभी लर्न किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तो रिग्रेट भी होगा, तो रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाए, मार्क्स के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टम बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम काम आने वाला है। तो मार्क्स के लिए लड़ लो जब इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ग्रुप 2 में निकालना है। तो और नोट्स पे अपना नोट्स हाथ से बनाओ अपने खुद के हाथ से, और नोट्स बनाते वक्त तुम नोट्स बनाओगे तो पूरा मॉड्यूल भी तुम रीड करोगे और साथ में नोट्स बनाओगे, तुम्हारा एक बार ही मॉड्यूल भी रीड हो, तुम्हारा मॉड्यूल एंड टू एंड गो थ्रू हो जाएगा अगर तुम खुद के नोट्स बनाते हो ना तो। और ऐसा मत करना कि 2 महीने पहले नोट्स बनाने में बैठे, नोट्स तुम जब तुम्हारा क्लास चालू होता है तो फर्स्ट डे से बनाओ। मैंने ऐसा किया था कि चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 हमारा क्लास में चल गया, तो 4 एक बार खत्म हो जाए तो उसकी हम टेस्ट रखते थे ना जब, तो टेस्ट का जो पढ़ने का टाइम होता था ना उसी वो 1 वीक में नोट्स बना लेता था, रोज 1-2 ऐसे नोट्स बना लेता था। मेरा मॉड्यूल भी गो थ्रू हो जाता था और नोट्स भी बन जाती थी। और ऐसा मैंने फ्लो बना लिया कि हाँ कभी भी चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने बैठा है तो उसी फ्लो में रिवाइज करना, जिस फ्लो में मैंने नोट्स बनाई है। तो फटाफट में ओरली बोल लेता था कि हाँ ये आंसर में ये पॉइंट सही है, ओरली बोल लेता था ना, तो पूरा मॉड्यूल के सीरीज में रिवाइज हो जाता था। और एमसीक्यूज के लिए भी मैंने मॉड्यूल में हाईलाइट करके रखा था, मेन बुक मेरी मॉड्यूल ही थी जिसमें मैं पढ़ता था। और ऐसे में मैंने बोला क्वेश्चन वाइज जाना चाहिए, क्वेश्चन ही लर्न करने बैक के और एमटीपी आरटीपी के। तो अब हम आते हैं एफएम और इको फॉर फाइनेंस पे।
तो एफएम में मेरी स्ट्रेटजी थी कि मतलब एफएम तो अच्छा लगता था मेरे को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो उसको तो पूरे साल सॉल्व किया ही था। एंड में उसकी एक फॉर्मूला शीट बना ली इको फॉर फाइनेंस की। इको फॉर फाइनेंस में यार 10 से 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर 6 से 10 मार्क्स के आते हैं। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एक अलग से कॉपी बना सकते हो और मॉड्यूल से पढ़ के फॉर्मूले अलग कर सकते हो कि इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नया फ्रेम हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। तो आपको ये इंश्योर करना है इको फॉर फाइनेंस में कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही हो जाए। और फिर जितने भी कैची पॉइंट्स है, जैसे मतलब अजीब अजीब से जो पॉइंट होते हैं, जैसे कुछ लेमन करके कोई स्ट्रेटेजी होती है या फिर लेमन स्केल। पैग्स होते हैं। हाँ, तो ऐसे जो अजीब अजीब से वर्ड्स हैं इन पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे अपने एक और इंजेक्शंस था और क्या पंप रिगिंग ऐसा कुछ पंप था। प्राइमिंग एंड कंपेंसेटरी ऐसा कुछ था। हाँ, तो ऐसे ही ये जो कंसेप्ट है जो थोड़े अजीब से लगे आपको पूरे टेक्स्ट से हट के, उन 2 मार्क्स क्वेश्चंस की भी एक कॉपी बना लो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको 6 में से 6 इंश्योर करने, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको मॉड्यूल में अच्छे लगे वो आप पढ़ सकते हो। और मॉड्यूल के पीछे की डेफिनेशन है उसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हर 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है मॉड्यूल पढ़ के। मॉड्यूल पढ़ोगे तो एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी तो हो ही जाएगी आप। तो बस कंसेप्ट क्लैरिटी कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको फुल स्कोर करना है तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और 2 मार्क्स क्वेश्चंस देख लो, इतना इको फॉर फाइनेंस में सफिशिएंट है। और एफएम तो अच्छे से करो और फॉर्मूला शीट बना लो ताकि लास्ट डे पे आप रिवाइज कर सको। तो बस यही था। या मैंने भी एफएम में यही किया था कि कंसेप्ट शीट अलग बनाई थी और मतलब कंसेप्ट की एक अलग नोटबुक बनाई थी और एक क्वेश्चंस की बनाई थी। और फिर उसमें यही जैसे मैंने आपको कोर्स में बताया था कि मतलब पहले बारी में सब क्वेश्चंस किए, फिर उसके बारे में कट करता चला गया कि मतलब जो क्वेश्चन सेम सेम है या फिर बस जिसको मैं कैलकुलेटर पे खाली सोल्व कर सकता हूँ उसको कट करते चले जाओ। एट द एंड आपके पास ये बचना चाहिए कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बचने चाहिए उसमें, और मतलब जिसमें आपको ट्रिकी पॉइंट कुछ लग रहा है वो क्वेश्चंस बचने चाहिए। एग्जाम से पहले दिन तो आप सब नहीं पढ़ पाओगे, सब सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एफएम मैंने 5 से 6 बार तो उसको रिवाइज करा होगा एफएम को। तो मेरे को तो बिल्कुल वो पेपर से पहले दिन तो ऐसा हो गया था कि बस मेरे को कंसेप्ट शीट पढ़नी है और एग्जाम दे के आना है। एक मैंने गलती क्या करी थी कि मैंने इको पहले ये सोच लिया था कि मैं इको नहीं करूंगा, इको तो मैं खुद लिख दूंगा, वो आपको नहीं करनी है। मतलब इको के लिए आपको सेपरेट टाइम निकालना है। पर मैंने इको लाइक इको को याद मत करो जैसे ईआईएसएम या ऑडिट करते हो, क्योंकि वो नया सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या करते हैं कि बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया प्रॉब्लम्स ऑफ लेमन्स वाले पे मतलब अगर कोई अलग से टर्म दी हुई है ना तो उसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट मतलब कुछ केस स्टडीज नहीं आएंगी उसमें, या फिर टफ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ना बस उसको जब भी आप एफएम करो तो आप एक बार इको को रीड कर लो। लाइक आप उस एग्जाम से पहले जब आप नॉर्मली पढ़ रहे हो तो आप उसको याद मत करो, उसको आप रीड कर लो कि हाँ भाई इसमें इको में इस चैप्टर में ये बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया गया, इस कंसेप्ट के अंदर ये है, इस कंसेप्ट के अंदर ये है। और हाँ उसका न्यूमेरिकल पार्ट तो प्रिपेयर कर ही लो, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में तो पूरे मार्क्स मिलने ही है। और इको के क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क्स के। तो मैंने तो क्या किया था, लाइक पहले मैंने एफएम कर लिया था, फिर मैंने एक मेरे को इको इतनी अच्छे से आती थी कि मैंने 2 घंटे के अंदर पूरी इको प्रिपेयर कर ली थी। तो फास्ट फास्ट उसको पढ़ो, जब उसको नॉर्मली पढ़ रहे हो तो बस उसको एक बार रीड मार लो कि हाँ इस चैप्टर में ये है और इस चैप्टर में ये है। तो आपका आराम से इको तो हो ही जाना है, उसमें कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते। और एफएम में भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें वही है आरटीपी, एमटीपी और आपका जो क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल, इन तीनों को आप कंसिडर कर लोगे तो आपको बड़े आराम से अच्छे स्कोर आ जाएगा उसमें। और आपको अच्छे क्वेश्चंस करने तो प्रैक्टिस मैनुअल भी कर सकते हो। और इको फाइनेंस में तो कुछ याद करना ही मत, क्योंकि वो पेपर भी वैसे ही 8वें नंबर का होता है। अगर आप याद करोगे तो भी वहां जाते जाते भूल ही जाते हैं, तो कोई फायदा भी नहीं उस चीज का। बस एफएमई को में मेरा ऐसा था कि सबसे पहले मैं प्रिपरेशन का बोलता हूँ, फिर एग्जाम में क्या होता है वो बोलता हूँ। प्रिपरेशन में ऐसा था कि अगर एफएम में मैं बोलूँ तो स्टडी मेट मैंने डिफर किया था आईसीआई का मटेरियल। और इसके जरूरी नहीं है कि मटेरियल तो क्योंकि एफएम में क्वेश्चन लिमिटेड है, अभी ऐड किए हैं नहीं, जो मे वाले लोग दिख रहे हैं, फिर जो भी नए वाले, तो उनके लिए नए क्वेश्चन एडेड है क्योंकि लेकिन हमारे नवंबर 20 में क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, मतलब क्वेश्चन बहुत लिमिटेड थे। लाइक वर्किंग कैपिटल में ज्यादा क्वेश्चन थे लेकिन जो आगे के चैप्टर्स में क्वेश्चन लिमिटेड थे। तो एमटीबी आरटीबी पास्ट पेपर ये मेन रिसोर्स है एफएम के लिए। इसका मेरे पास ऐसा कंपैरिजन था ना कि चैप्टर नंबर 1 है तो उसके 1 के सारे क्वेश्चन, 2 के सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे, अलग अलग पेपर वाइज नहीं था मेरे पास। क्वेश्चन को क्या बोलते, चैप्टर वाइज मेरे पास क्वेश्चन पड़े थे, जिसमें मई 18 से लेके नवंबर 20 तक का सब कुछ क्वेश्चन कवर्ड है।
और रिपीटेशन मैंने कैंसिल कर दिए थे मेरे हाथ से, तो मेरे एफएम की बुक इस तरह से रेडी हो गई थी, रिपीटेशन कैंसिल। अब नोट्स के लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि पूरा तो मॉड्यूल डिफर कर सकते एग्जाम के दिन पहले, तो मैंने कंसेप्ट जो लिखे हैं ना मॉड्यूल के ही लिखे हुए हैं, तो मॉड्यूल के ही कंसेप्ट जो है ना वही मेन होते हैं। अगर कोई तुम्हारा टीचर नोट्स लिखा रहा है तो मॉड्यूल के कंसेप्ट में कहीं ना कहीं थियरी में दिया हुआ है, उसी को देख के लिखा रहा है। तो मेरा मेन स्टडी मेट जो था अपना आईसीए का, उसके मैंने ना क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स बना दिए थे। देखिए डिवीजन पॉलिसी चैप्टर की चैप्टर नंबर वो है लेवरेज, मतलब तो उसके एक पिन पेज में पूरा लेवरेज आ जाएगा, पूरा मतलब लेवरेज में वो पिन पेज के बाहर का कोई भी कंसेप्ट नहीं आने वाला। इस चैप्टर नंबर कुछ भी है, कोई भी मतलब रेशियो है, तो ये रेशियो एक दो पिन पेज है कि इसमें से ही आएगा। अगर जैसे कि अगर ऐसा बैलेंस वाला सम है बराबर, और उसमें ब्लैंक्स दी हुई है, तो ब्लैंक्स तो कैसे फिल करना है उसके मैंने मेरे खुद से स्टेप बना लिए थे कि हाँ ये ऐसे यहाँ जगह ब्लैंक्स आई तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा करने के लिए, स्टॉक से स्टार्टिंग हुआ फिर कैसे स्टार्टिंग हुआ, इससे स्टार्टिंग कहाँ से होगा ना वो मैंने डिसाइड करके रखा था पूरा फॉर्मेटिंग। और पूरा एफएम मैंने मोस्टली फॉर्मेटिंग से ही किया था एक्सेप्ट दैट कैपिटल बजटिंग चैप्टर। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में ना डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आता है इस तरह से स्टार्टिंग कैसे करनी वो पता चलता है। तो कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल उसमें मैंने ना फॉर्मेटिंग से यूज नहीं किया था, उसमें मैंने मतलब क्या बोलते क्वेश्चंस रिफर किए थे ज्यादा, कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में आना है तो नया क्वेश्चन आ सकता है। हमारे टाइम में लिखा हुआ आया था, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हर बार न्यू क्वेश्चन आता है, न्यू पूरी केस स्टडी आती है, फिर उसका डिटेल देते हैं, फिर सॉल्व करना होता है। तो कैपिटल बजटिंग में न्यू क्वेश्चन से हैबिट होना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम बाहर के क्वेश्चन भी करो कैपिटल बजटिंग के लिए। और वर्किंग कैपिटल में पहले से ही टेक्स्ट बुक केस में, आईसीआई केस में, तो वर्किंग कैपिटल में तो मैं तो बोलता हूँ ज्यादा लोड नहीं देने का। आईसीआई में जितने सम दिए 20-25, तो अगर रिपीटेड वाले हटा दो तो 15-16 बचते हैं, तो वही 15-16 सम में से एक सम आने वाला वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल हार्ड है ऐसा सोच के छोड़ना नहीं है, उसमें 10 मार्क का सम आने वाला, क्योंकि पहले चैप्टर था लीज वाला जो निकल गया, तो उसके बाद वर्किंग कैपिटल आने लगा है कंपलसरी, मतलब आता ही है वर्किंग कैपिटल तो आता ही है। तो उसको ऐसा एंड तक ऐसा मत सोचो कि इसको छोड़ दूंगा, कहीं आने वाला है मोस्टली, क्योंकि आईसीआई की बुक में मेनली बहुत सारे क्वेश्चन दिखे रखे हैं वर्किंग कैपिटल के इसमें। ठीक है। और दूसरी चीज इको के इसमें मैंने 3+1 किया था, जैसे ऑडिट के ईएसएस में जैसे बोला था इसमें 3+1 किया था मैंने। तीन शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 है ना, उसको मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर किया था। और 4 जो है उसको मतलब कंसेप्ट वाइज कि सिर्फ क्या किया था उसमें, सिर्फ एक्सेस के क्वेश्चन है जो बैक क्वेश्चन दिए हुए आईसीआई के, और एमटीबी में जितने क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ क्वेश्चन ही किए थे। अगर क्वेश्चन देखा हुआ क्वेश्चन आया ना तो ही मुझे आएगा, नहीं तो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को मैंने पूरा मॉड्यूल से रिफर किया था। मेरे को आधे साल तक जून तक तो ऐसा हुआ था कि क्या रिफर करना चाहिए वही पता नहीं चल रहा था इको के इसमें। क्लास का मटेरियल भी था, एमटीआरटीपी भी थी, मॉड्यूल भी था और एक और मटेरियल भी था। सबसे पहले तो क्या रिफर करना ना वही कंफ्यूजन था मेरे लिए। तो मैंने चलो बाकी सब छोड़ो, क्योंकि 7 सब्जेक्ट में मैंने मटेरियल आईसीआई स्टडी मटेरियल रिफर किया था, इको के लिए क्यों छोड़ो, तो इको के लिए भी मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल उठाया था। 1, 2, 3 पूरा पूरा मॉड्यूल में से किया था। और वन के चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें सम्स लिमिटेड है, मैं मानता हूँ कि तो मैंने क्या किया था वही जो मेरा एफएम में रेडी था वैसे ही मेरा इको में भी रेडी था। चैप्टर नंबर 1 के मई 18 से लेके नवंबर 20 तक जितने भी सम है एमटीबी आरटीबी पास्ट पेपर में, तो कुछ 50-60 सम्स बन रहे थे, 60 जितने सम्स बन रहे थे चैप्टर नंबर 1 के, जितने आईसीआई ने आज तक लॉन्च किए हुए इन एमटीबी आरटीबी इन पास्ट पेपर, तो सब एक साथ मेरे पास पड़े थे। फिर उसमें से रिपीटेशन हटा दिया तो 40 जितने बच रहे थे जो रिपीटेड नहीं थे, न्यू नहीं होते सारे 40 सम, तो समझ मोस्टली उसी में से आ रहे हैं। फिर इस उसी टाइप के सम्स आए थे, तो किस टाइप के सम आ रहे हैं ना वो तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 जो उसमें से भी सम्स आते हैं वो जो L1 M1 दिया हुआ है वो बुक में हाईलाइटेड है मॉड्यूल के इसमें, तो हाईलाइटेड करके जाना है बराबर। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो 4 यूनिट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर भी ज्यादा है, टॉपिक्स ज्यादा है, तो उसमें मैंने क्या किया था कार्डबोर्ड बना देते कार्डबोर्ड। मैंने ना 2 कार्डबोर्ड बनाए थे आगे पीछे आगे पीछे, एक में यूनिट 1-2, दूसरे में यूनिट 3-4 आगे पीछे, और उसको चार्ट बना दिया था कि अगर यहाँ से चैप्टर यूनिट 2 चालू हो रहा है तो ऐसे एरो बना के क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके 10 टॉपिक है इसके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे बॉक्स बना दिए थे। फिर उसके नीचे उसके आंसर 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 ऐसे लिख के रखे थे। तो मैं साइड बाय साइड अगर बुक में ना तो पहले का देखेंगे फिर भूल जाएंगे कि हाँ ये इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा है। अगर बनाया हुआ होगा देखेंगे साइड बाय साइड के हाँ इसका ये आंसर था, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो मिक्स नहीं होगा। इस तरह से एक साथ लिख के रखो ना पूरे यूनिट के एक सारे आंसर एक साथ, तो मिक्सअप नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि
एक यूनिट में ये आंसर पूछ लिया तो आपने कुछ और कंसेप्ट लिख के आ गए इसके आगे पीछे वाला। मेरा ऐसा होता था, तो मैंने इस तरह से सॉल्यूशन उसका निकाला था, कैसे करूँ। तो इको में ये था। चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैंने, क्योंकि क्योंकि तुम पूरा इको कवर नहीं कर सकते, पूरा मॉड्यूल इको का जो है वो एक दिन में कवर नहीं कर सकते। मेरे इसमें तो मैं एफएम इको में तो मैं सोया भी नहीं था, मैं 2 घंटे सोया, 2 या 3 घंटे, क्योंकि लास्ट पेपर था तो पूरा अपना देना ही 100%। तो मैंने स्लीप भी ठीक से लिया नहीं था, तो इको क्योंकि पूरा कंप्लीट करना ही था, क्योंकि पूरे साल इको इतना मेहनत किया है तो लास्ट में क्यों रिवीजन करना छोड़ू। तो मैंने पूरी मॉड्यूल ऑलमोस्ट 60-70% मॉड्यूल गो थ्रू की थी फिर से, कि इको में कुछ रह ना जाए इस तरह से। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने एफएम से इको में दिया था, क्योंकि इको स्कोरिंग भी है और क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी पूछते हैं, अपने लिख सकते हैं, पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इस तरह से था स्ट्रेटेजी। और एग्जाम में इसमें मैंने क्या किया था, एक घंटे में, 1 या 1.25 घंटे में एफएम कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि एफएम में सब देखे हुए सम्स आए थे मेरे, एक भी बार का लग नहीं रहा था, मतलब मोस्टली सारे सम देखे हुए आए थे 90% केसेस में। और इको को ज्यादा टाइम दिया था मैंने, क्योंकि इको में लिखना होता है तो उसमें ज्यादा टाइम चाहिए। इस तरह से था। ओके, तो अब कुछ मिस्टेक्स वी डिड पे आते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की थी। लाइक ग्रुप 2 में आपको अगर डीमोटिवेटेड हो या पेपर टफ आ जाए तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि पेपर सबके लिए टफ आए, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं आएगा। तो मतलब पेपर टफ आया ये देख के उठ के बाहर नहीं आना है, या फिर जो बच्चे ऐसे ग्रुप 1 ही देते हैं बस ग्रुप 2 छोड़ सोचते हैं कि हम अगली बार देंगे, या ऐसे कुछ हरकतें नहीं करनी। एक बार पेपर इवन टैक्स के बाद मैंने सोचा था, टैक्स के बाद छुट्टी थी ना एडवांस अकाउंट के लिए, तब मैंने सोचा कि यार ग्रुप 2 दूं कि ना दूं। तो मैंने लिटरली जिसको पूछा था ना कि ग्रुप 2 दूं कि ना दूं, वो मेरे को डांटने लगा, तू सोच रहा है ऐसा ग्रुप 2 दूं कि ना दूं। ऐसा सोचना नहीं है, ग्रुप देने ही, क्योंकि मेरे अपने केस में ऐसा था कि छुट्टी थी और टैक्स का पेपर हार्ड था, तो हिम्मत टूट गई थी मेरे लिए। तो बहुत टैक्स का पेपर मेरे को घर पे आया तो मेरे को लग रहा 40 आएंगे, आगे 63 आ गए, लेकिन आने की वजह लग रहा है कि यार 40 भी मान आएंगे, 40-50 आ गए तो बहुत हो गया। ऐसा होता है, तो वो होता नहीं चाहिए। जो हो गया, मैं तो क्या करता था, पेपर होते थे ना सेंटर भी छोड़ के आता था, सेंटर के डस्टबिन में ही होते हैं सारे पेपर, मेरे उधर ही फाड़ के घर पे लाना ही नहीं है पेपर, ऐसा। और सोचना भी नहीं कि पेपर दे के, क्योंकि वो पेपर तुम कभी देखने नहीं वाले वापस कब तुम्हारे लाइफ में, उसके बारे में सोचना ही क्यों, वैसा। तो भाई आपको 100% सब पेपर लाइक अगर इस बार नहीं हुआ तो ये मॉक टेस्ट हो जाएगा, फिर अगली बार दे देना। लेकिन एक बार देखिए क्या पता वेदांत जैसे पास हो जाए। मतलब ऐसा छोड़ता तो फिर अगली बार ही देना पड़ता ना, लेकिन अगर दे दिया तो पास होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, और दोनों देते हैं तो सेट ऑफ भी हो जाता है। और ग्रुप 2 अगर बाद में देना पड़ता है तो बहुत लोड हो जाता है, लाइक उसमें थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। सब आगे चले गए तुमसे और तुम ग्रुप 2 दे रहे हो, तो वो भी लगता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि ये सब आगे आर्टिकलशिप करे और मैं ग्रुप 2 दे रहा हूँ। तुम ऐसा भी सोचोगे फिर आर्टिकलशिप करूँ ग्रुप 2 के साथ, वो सब सोचोगे, जैसा दोनों ग्रुप दे ही देना है, जो हो बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं सोचना। अभी तुम्हारा 100% दे दो, पास तो हो ही जाना है कुछ भी करके। हाँ, और लाइक एंड इट ऑडिट और ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में लगता भी है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, पूरे साल इतना रटा और मैं भूल गया। फिर भी एक बार आप पेपर देने चले जाना, क्योंकि 30% तो एमसीक्यूज हैं, तो उससे चांसेस पास होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखना और मैं। एक इसमें ये भी है कि इट इज़ ट्रू कि लाइक ग्रुप 2 में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई वुड से लाइक 2 टाइम्स ही करनी पड़ेगी ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग। पर इसमें ना अच्छे से मेहनत करोगे ना तो मार्क्स भी बिल्कुल सेम ही आएंगे। लाइक आई हैव स्कोर्ड 300 इन ग्रुप 1 एंड 299 इन ग्रुप 2। तो आप उसमें डबल मेहनत करो, और ये कहूँगा कि बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाओ। और अगर ग्रुप मतलब सिंगल ग्रुप के लिए भी जा रहे हो तो अपनी आर्टिकलशिप जब आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए तभी स्टार्ट करो। एक तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज ही तभी मिलेंगी, और एक आपको ग्रुप 2 में ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो आप आर्टिकलशिप के टाइम पे नहीं कर पाओगे। आप उस विशेष स्टेप में फंस जाओगे और आपका अटेम्प्ट लगते चले जाएंगे, फिर फाइनल का भी अटेम्प्ट आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ, और ग्रुप 2 के लिए हाँ ज़्यादा मेहनत करो एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। और थ्योरी सब्जेक्ट्स को जितना ज़्यादा आप आई वुड नॉट से कि लर्न करोगे, बट हाँ जितना ज़्यादा आप उसको रीड करोगे उतना ज़्यादा ही आपको वो याद रहेगा एंड टाइम तक। और यही ऑडिट और ईआईएस में यही है कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स करो, लाइक कि ये तो मेरे को बिल्कुल बाय हार्ट याद होंगे, और बाकी टॉपिक्स आपको ऐसे होने चाहिए कि हाँ अगर इसमें से आया तो मैं ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लूंगा इस तरह। और ऐसा भी है कि अपने अगर ग्रुप 2 अगर नहीं निकला किसी किसी का, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा हुआ है कि सेम बेंच पे बैठते थे लेकिन ग्रुप 2 उनका नहीं निकला, तो उनकी खुद की हाईलाइटेड नोट्स को, जो खुद के हाईलाइट नोट्स किए हुए उसी को फिर से पढ़ना, वो बहुत क्या बोलते हैं, नहीं मजा आएगा। तो एक ही गुस्सा बार में आता है 100%। बहुत। हाँ, क्योंकि खुद की हाईलाइटेड नोट्स हो, इधर मैं अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम में पूछा भी है और मैं फिर से उसको पढ़ रहा हूँ,
तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। तो एक ही बार 100% दे दो, हो जाएगा ऐसा। और एक अपने दिमाग में से ये डर निकाल दो कि आईसीआई नंबर नहीं देता है, आईसीआई नंबर देता है। मैंने अपनी कॉपी चेक की तो मतलब उसमें फुल मार्क्स देके ऑडिट में, तो मेरे को लगा कि हाँ आईसीआई नंबर देता है, हम ही कंसेप्ट गलत लिखते हैं तो फिर उसमें आईसीआई तो क्या ही करेगा। तो उसमें ये नहीं होता कि मतलब उसमें से आपको 4 में से 2 नंबर दे रहा है, 1 नंबर दे रहा है। आपने उसमें अगर कंटेंट ही नहीं लिखा तो बात अलग है। और एक वो ये कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्रिस्प लिखो, मतलब पॉइंट वाइज लिखो और क्रिस्प लिखो अपने कंटेंट को। ये मत सोचो कि मतलब मेरे दोस्त ने 2 सप्ली एक्स्ट्रा लिए हैं तो मेरे को भी लेनी होंगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने सप्लीज ज़्यादा ली थी, मेरे को उनसे ज़्यादा नंबर आए थ्योरीज में। तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है, लाइक क्रिस्प लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने नोट्स बना के रखो, और हाँ ज़्यादा मेहनत करो ग्रुप 2 में एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। पर एक ही बारी में सोचो कि निकाल दो बस, बड़े आराम से निकल जाएगा। जितनी बार रिवीजन करोगे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स तो रिवीजन चाहिए आपको पेपर से पहले, तो इतना तो मस्ट है। ओके। और एक ये है कि अगर आपका ग्रुप 2 नहीं हुआ है तो आर्टिकलशिप ज्वाइन, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। पर अगर ग्रुप 2 आई नहीं, थिंक नहीं होगा मैनेज, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट है तो अपने फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि चलो आर्टिकल में सीख ले और ये भी ग्रुप 2 भी निकालना है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स देखिए कि पूरे पूरे आर्टिकल निकल जाता है घर पे आके। ये आर्टिकलशिप में तुम 6-7 बजे घर पे आओगे, 8 बजे घर पे आओगे, और तुमको ये चीजें ऑडिट पढ़ना पड़े, तुम सोच लो तुम्हारा क्या हालत होगा। तो इससे अच्छा तुम ग्रुप 2 निकाल लेना चाहिए इस तरह से। ये आर्टिकलशिप भी तुमको सीखना है, और तुम घर पे आओगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थक जाओगे, और फिर जब तुमको ये सिस्टम पढ़ना पड़े तो सोच लो तुम्हारा क्या हालत हो सकता है। आउट सिस्टम में दिया प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम अगर जैन में अटेम्प्ट देके आए हो और तुमने आर्टिकल चालू हो रही है मई में, सॉरी मार्च में, और तुम मई में एग्जाम देने वाले हो, तो अप्रैल में तो ईयर एंड आता है, तो वो लोग छुट्टी भी कम देंगे, तो ईयर एंड में काम भी ज्यादा होता है और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे ईयर एंड के इसमें। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में 8-9-10 भी बच सकते हैं, मिड साइज फॉर्म भी हो तो भी 8-9-10 बजा देते हैं वो लोग। तुम पढ़ोगे कब? तो आई थिंक अगर तुम्हारा नवंबर में अटेम्प्ट है तो नहीं देना चाहिए ग्रुप 2 का, मतलब पहले आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, पहले ग्रुप को दे देना चाहिए।